बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। महापारा से शिकस्त खाकर मेरठ से फ़रार हो जाना मेरे लिए तौहीन आमेज़ था, लेकिन हालात ने इतनी तेज़ी से करवट बदली थी कि सिवाय इसके और कोई रास्ता ही नहीं था। जब इंसान का जहन सोचते सोचते थक जाता है और वो कोई नतीजा अखज़ नहीं कर पाता तो फ़रार के रास्ते ढूंढने लगता है। मेरे ऊपर भी कुछ ऐसी ही कैफियत तारी हो गई थी। मैं रात डलने का इंतज़ार करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सराय पर सुकूत तारी होने लगा था, लेकिन मैं मुकम्मल सन्नाटे का मुंतज़िर था ताकि अमज़ाद को तलब करके अपने थके हुए असाब को सुकून पहुँचाने के लिए किसी रेशमी जुल्फ़ों की पनाह ले सकूं। आखिर मुझसे सब्र न हो सका। मैंने अमज़ाद को बुलाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर ही दिया। मेरी बात सुनकर वो बोला, गालबन आप मेरठ के सराय वाला वाक़या ना भूले होंगे। अभी कुछ लोग जाग रहे हैं। मेरी राय तो यह है कि आज रात आप और सब्र कर लें। कल दिन में कोई महफूज जगह तलाश करने और वहाँ मुंतकिल होने के बाद जो आपका जी चाहे कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि आपका ये अमल एहतियात के तकाज़ों के मुनाफी है। मैं अमज़ाद की बात सुनकर झुंझला गया। मैंने तुमसे इस बारे में कोई राय तलब नहीं की। मैंने तुमसे जो कहा इस पर अमल करो। इसने मेरी बात सुनकर सर झुका लिया और बुझे हुए लहजे में बोला, जो आपका हुक्म। ये कहकर वो गायब हो गया और मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। मुझे टहलते टहलते काफ़ी देर हो गई मगर अमज़ाद ना लौटा। मैं गुस्से के आलम में कभी चारपाई पर बैठता और कभी टहलने लगता। आखिरकार इंतज़ार के बाद वो आया। इसके हाथों पर जो जिस्म था इसे देखकर मैं ये भी भूल गया कि मैं इसके आने से पहले सख्त बेजारी और गुस्से की हालत में था। वो हसीन ख्वाब देख रही थी। इसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे ताज़ा खिले हुए गुलाब की पंखड़ियाँ लरज़ रही हूँ। अमज़ाद अभी तक कमरे में मौजूद था। मैंने दबी ज़बान में इसके देर से आने की वजह दरियाफ़्त की। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि तुम्हें इतनी देर लगी हो। मैं 2 मरतबा यहाँ आकर लौट चुका हूँ। जब मुझे कतई इत्मीनान हो गया कि अब तमाम लोग नींद की आगोश में पहुँच चुके हैं तो मैं इसे लेकर आया हूँ। मेरे देर से आने का सबब सिर्फ एहतियात थी। अमज़ाद ने जवाब दिया। इसका जवाब सुनकर मेरा गुस्सा, जो पहले ही लड़की को देखकर बेहद कम हो गया था, अब कतई ख़त्म हो गया। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने अमज़ाद को रुखसत करके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर पलटकर चारपाई के करीब आ गया। लेकिन मेरा रवैया बहुत मोहतात था, क्योंकि मुझे तजर्बा था कि अमूमन लड़कियों पर इन हालात में 2 तरह के रद्द-ए-अमल होते हैं। या तो वो जागते ही खुद को एक अजनबी जगह और एक अनजाने शख्स के साथ देकर एकदम हैरत ज़दा सी रह जाती हैं और इनकी ज़ुबान गुंग हो जाती है, या वो जागते ही अचानक डर के चीखने लगती हैं। मेरी अपनी हवेली होती या अलग कोई रिहाइशगाह होती तो मैं इतना मुतफक्कर ना होता, मगर यहाँ मामला बरअक्स था। मैं खुद एक अजनबी इलाके में था। ज़रा सी लापरवाही मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती थी। मुमकिन था कि यह लड़की जागते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। मैंने बेहतर यही समझा कि इसे होश में न लाया जाए। जज्बात का रेला गुजर जाने के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे दरवाज़े पर दस्तक सुनाई दी और इसी के साथ किसी की गरजती हुई आवाज़ भी। दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। इन अल्फाज के साथ ही जैसे मेरे हवास पर बिजली सी गिरी। मैंने पलटकर खिड़की की तरफ देखा। इसमें सलाखें थीं। मुझे चंद ही लम्हों में कोई फ़ैसला करना था। मैंने घबराकर कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मुमकिन है कोई घड़ा या बाल्टी मौजूद हो जिसमें मुझे पानी मिल जाए, लेकिन कमरे में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। लड़की भी इस अरसे में होश में आ चुकी थी और बेहद खौफज़दा नज़र आ रही थी। दरवाज़ा अब पहले की निस्बत और ज़ोर से धड़धड़ाया जा रहा था, जैसे अगर मैंने दरवाज़ा न खोला तो वाकई ही वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे।
मेरे लिए इस वक्त सबसे नाजुक बात यह थी कि मैं अपनी मदद के लिए हमजाद को भी तलब नहीं कर सकता था, क्योंकि इस वक्त मैं नापाकी की हालत में था। मैंने आंखें बंद करके अपने तसव्वुर की कुव्वत को बरूए कार लाने की कोशिश की ताकि दरवाजे के बाहर मौजूद अफराद को देख सकूं, मगर मेरी ये कोशिश भी रायगां गई। इस वक्त कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से चिड़चिड़ाया और अंदर आकर कमरे में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स को मैं पहचान गया। ये मीरठ का कलेक्टर जॉर्ज था। इसके हाथ में पिस्तौल था और इसके पीछे 10-15 बावर्दी पुलिस वाले नज़र आ रहे थे। जॉर्ज ने कमरे में घुसते ही मेरी तरफ इशारा करके अपने पीछे खड़े हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा किया। यही है, गिरफ्तार कर लो इसे। फिर इसकी नज़र एकदम लड़की पर पड़ी। इसने लड़की से सवाल किया, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? लड़की ने पुलिस वालों की तरफ रहम तलब नज़रों से देखते हुए भरी हुई आवाज़ में कहा, मैं दलारी हूँ। मैं अपने घर में सोई हुई थी, पर मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ थी। मुझे नहीं मालूम कि ये मुझे यहाँ कैसे लाया। ठीक है, जॉर्ज ने इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर कहा, जो मुझे हथकड़ियाँ पहना चुका था इसे भी थाने ले चलो। इस पर लड़की गिगियाई। लड़की की बात सुनकर जॉर्ज ने इससे तसल्ली दी, तुमसे कुछ नहीं कहा जाएगा, चंद ज़रूरी बातें पूछकर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। कहाँ रहती हो तुम? जेगंज, लड़की ने जवाब दिया। सराय में ठहरने वाले दूसरे मुसाफिर भी इस हंगामे से जाग गए थे। पुलिस जब मुझे लेकर सराय से निकली तो हर तरफ हल्का हल्का धुंधलका फैल रहा था। सुबह होने वाली थी। मुझे और लड़की को कुछ पुलिस वालों के हमरा सराय के सामने खड़े हुए एक तांगे में बिठा दिया गया। जॉर्ज भी इस तांगे में बैठा था। बकाया पुलिस वाले पैदल ही हमारे तांगे के पीछे आ रहे थे। कुछ दूर जाकर नीम धुंधलके में मुझे एक मस्जिद का मीनार नज़र आए। जल्दी ही हमारा तांगा वहां तक पहुंच गया। मस्जिद के बिल्कुल सामने छोटी ईंटों से बनी हुई एक इमारत में तांगा दाखिल हुआ और इसके सहन में जाकर रुक गया। जॉर्ज ने तांगे से उतरते ही इंस्पेक्टर को हुक्म दिया, बंद कर दो इसे हवालात में और लड़की को मेरे पास लाओ। और हाँ, हवालात के दरवाजे पर 2 पुलिस वाले तैनात कर दो जो बहुत चाको चौबंद हों। ये मुजरम बेइंतहा ख़तरनाक है। ये कहकर वो सामने बने हुए एक कमरे की तरफ बढ़ गया। एक पुलिस वाला लड़की को अपने साथ लिए इसके पीछे पीछे चल दिया और बकाया मुझे लेकर बाएं तरफ बनी हुई हवालात की कोठरी की तरफ बढ़े। मुझे हवालात में बंद करने से पहले इंस्पेक्टर ने हथकड़ियाँ खोल दी थी। मुझे हवालात में तंग और अंधेरी कोठरी में धकेल कर हवालात का आईनी दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर अपने साथियों में से 2 को हवालात के बाहर छोड़ गया था। इन दोनों के पास बंदूकें थी। वो दोनों हवालात के दरवाजे पर पहरा देने लगे, जैसे इन्हें डर हो कि मैं इतने सख्त पहरे के बावजूद भी फरार हो जाऊंगा। जो होना था वो हो चुका था। मेरी बेएहतियाती रंग ला चुकी थी। अगर मैं हमजाद के मशवरे पर अमल करके सिर्फ एक रात और सब्र कर लेता तो मुमकिन था कि हालात ये ना होते। मैं हवालात के फर्श पर बैठा हुआ सोच रहा था कि पुलिस यहाँ तक कैसे पहुँच गई। काफ़ी देर गौर व खोज के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें भी मापारा का ही हाथ है। ये सब इसका किया धरा है। जब इसे ये इत्तला मिली होगी कि मैं पुलिस के हाथ नहीं लगा और एक हंगामा खड़ा करके फ़रार होने में कामयाब हो गया, तो इसने अपनी पुरसरार कुव्वतों के ज़रिए ये पता लगा लिया होगा कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ। फिर इसने नवाब साहब के ज़रिए या ख़ुद पुलिस को इससे मुतला कर दिया होगा। मेरी नज़र में इसकी इस इंतकामी कार्रवाई का सबब यह था कि मैंने इसे धोखे में रखकर हमजाद के ज़रिए इसके अमल में रुकावट डलवाने की कोशिश की थी और फिर इसमें नाकाम होकर मापारा को बदनाम करने का आखिरी मौका भी हाथ से न जाने दिया। हालांकि अब मैं इसका शहर छोड़कर फरार हो चुका था, लेकिन शायद वो मुझे सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ना चाहती थी। गालबन इसीलिए इसने यहाँ तक मेरा पीछा न छोड़ा था। ये सूरत हाल ज़ाहिर है मेरे लिए बहुत ख़तरनाक थी। मुझे बहैसियत शेख करामत पहचान लिया गया था और इसका मतलब था कि मुझे सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। मेरी फ़र्द जुर्म बहुत तवील थी। इन्हीं हौलनाक ख्यालात के एसार में मेरा जहन जकड़ने लगा।
मैं रात भर का जागा हुआ था। मेरे जहन में गुनूदगी सी तारी होती गई। न जाने मैं कब तक ऊँघता रहा कि औलाद का आईनी दरवाज़ा खुला और मैं चौंक पड़ा। मेरे संभलने से पहले मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गईं। थाने के सहन में हर तरफ धूप फैली हुई थी। मेरा गनूद जहन ये सोचने से कासर था कि मुझे कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा है। मुझे औलाद से निकालकर एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हुए यक्के में चंद पुलिस वालों के हमरा बिठा दिया गया, जिनमें थानेदार भी था। यक्का थाने से निकलकर आबादी की कच्ची पक्की सड़क से गुजरता हुआ एक तरफ चला जा रहा था। कुछ देर बाद यक्का आबादी से बाहर निकल गया। मेरे जहन में फिर वही सवाल उभरा कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन मैंने इनसे पूछा नहीं। जब यक्का आबादी से दूर निकल आया तो मुझे कुछ फासले पर एक बड़ी सी 4 दीवारी वाली तवील इमारत दिखाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। गालबन मेरी मंजिल वही थी, इसलिए कि यक्के का रुख इसी तरफ था। आबादी से बाहर इस इमारत का मतलब जल्द ही मुझे मालूम हो गया। जब पुलिस वाले मुझे लेकर इसके बड़े से फाटक नुमा दरवाजे तक पहुँचे, मुझे औलाद से जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। ज़रूरी कागजात की खानापुरी के बाद मुझे इस चौकंद नुमा बड़ी मूँछों वाले ने गुरा जैसे तमाम लोग जेलर साहब कहकर मुखातब कर रहे थे। तुम तो बड़े ख़तरनाक मुजरम हो, मगर मेरे पास आकर अच्छे पानी मांग जाते हैं। इसका लहजा काफ़ी तौहीन आमेज़ था। अगर कोई और वक्त होता तो मैं इसके लहजे का जवाब देता, मगर इस वक्त मेरा खामोश रहना ही बेहतर था। फिर थानेदार और पुलिस वाले चले गए। मैं जेलर के साथ अकेला रह गया। रेमू जेलर दाड़ा। इसकी आवाज़ के साथ ही एक खौफनाक चेहरे वाला भारी भरकम डंडा बरदार कमरे में दाखिल हुआ। इसके आते ही जेलर पर फिर गुर्राया। इसके बारे में मालूम हुआ है कि बहुत बड़ा बदमाश है, इसे ले जाकर अंदर वाली बार्क में बंद कर दो। इसका हुक्म सुनकर रेमू मेरा बाजू पकड़ा और बोला, चल बे। मुझे इसका रवैया सख्त इत्तक आमेज़ महसूस हुआ। मैंने जेलर की तरफ देखकर कहा, क्या आप लोग तमीज़ से बात नहीं कर सकते? आप मुझे पढ़े लिखे मालूम होते हैं। ये सुनकर जेलर ने मुझे एक मोटी सी गाली दी और रेमू से बोला, सुनता है ये हरामी मुझे यानी खान साहब बंदे अली को तमीज़ सिखाने आया है। इसे ज़रा बताकर तमीज़ किसे कहते हैं? मैं अभी कुछ भी समझ ना पाया था कि रेमू का उल्टा हाथ घूम गया। तड़ाक थप्पड़ मेरे मुंह पर इतनी ज़ोर से पड़ा था कि मेरा सर चकरा गया। क्यों अबे समझा? जेलर की मानूस आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अब चलेगा या सर फाड़ दूँ? ये रेमू था। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। जी तो ये चाह रहा था कि इन दोनों को कच्चा चबा जाऊं, मगर सिर्फ चाहने से क्या होता है। जेलर के कमरे से निकलकर रेमू मुझे एक तरफ धक्के देता हुआ ले चला। सामने ही एक बड़ी सी बैरक थी जो इस वक्त गालबन खाली थी। कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे जिनके पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं। वो मुख्तलिफ काम करते नज़र आ रहे थे। कोई रस्सी बट रहा था, कोई पानी भर रहा कर सामने क्यारियों में डाल रहा था, कोई चारपाइयाँ बुन रहा था। बाएं तरफ कुआं था जिसमें कुछ कैदी डोल डाल कर पानी भर रहे थे। मैंने चलते चलते रेमू से निहायत नरम लहजे में कहा, भाई रेमू, क्या तुम मुझे नहाने की इजाज़त दोगे? मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। वो मेरी बात सुनकर तंजिया लहजे में बोला, वाह बेटा, इसे अपने बाप का घर समझा है, वरना तू तो मुझे जानता ही है। मैं इसकी बात से मायूस होकर फिर थके कदमों से इसके साथ देने लगा। वो मुझे लेकर एक तरफ बने हुए बड़े से कमरे में दाखिल हुआ, जहां मुझे जेल के कपड़े दिए गए और मेरे कपड़े उतरवा कर रख लिए गए। फिर रेमू एक शख्स से मुखातब हुआ, जुमले की यानी मुझ पर इस वक्त खुले जब मेरे पाँव में भारी बेड़ियाँ डाल दी गईं। इसके बाद रेमू मुझे इस कमरे में लेकर फिर बाहर निकला। मेरे लिए बेड़ियाँ पहनकर तेज़ चलना दोबर हो रहा था। इस कमबख्त की रफ्तार तेज़ थी। मुझे आहिस्ता लगाऊं लात कमर पर
नखरा तो ऐसे कर रहा है जैसे पहली दफ़ा जेवर पहना है। मैं कहर जबर बामुश्किल इसके साथ दे रहा था। चार दीवारी के करीब बड़ी बड़ी बैरकों से काफ़ी फासले पर ज़रा फासले से 4-5 नहायत तंग कोठड़ियाँ बनी हुई थीं, जिनमें से एक में मुझे एक नीम वहशी शख्स नज़र आया जिसकी आंखों में बला की बेबसी थी। मैं इसे देखकर कांप गया। इसके सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। यही एक खाली कोठड़ी के सामने स्टूल पर एक पुलिस वाला बैठा था, जो हमें करीब आते देखकर उठ खड़ा हुआ और रेमू से बोला, ये तो मुझे बिल्कुल नया लगता है, पर इसे सीधा इधर क्यों ले आए हो? ये कहकर इसने अपनी बुझती हुई बीड़ी का कश लगाया और रेमू की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। बहुत खतरनाक है, जरा इसकी खतरनाकी दूर होवे तो इधर जर्नल में आवे। अच्छा बात ना करो, अपना डरबा। रेमू की बात सुनकर पुलिस वाले ने अपने हाथ में थामा हुआ गुच्छा घुमाया और करीबी कोठड़ी खोल दी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, इसने मुझे अंदर धक्का देकर एकदम सलाखोंदार दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं इस तंग कोठड़ी में खड़े का खड़ा रह गया, इसलिए कि इसमें इतनी भी गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि बैठ सकूं। फिर इसके साथ ही मुझे बदबू का एहसास हुआ। कोठड़ी के अंदर मच्छरों का एक जम्मे गफ़ीर छुपा हुआ था, जो मेरे अंदर दाखिल होते ही बिन बिनाने लगा, जैसे ही इसे मेरी आमद गरां गुजरी हो। मैंने सलाखों से बाहर देखा तो रैम्बो जा रहा था। रैम्बो दूर जाता हुआ नज़र आया और जिस पुलिस वाले ने मुझे अंदर धक्का दिया था वो भी दिखाई ना दिया। शायद वो अपना स्टूल दूर खिसका ले गया था, जहां मेरी नज़रें इस पर ना पड़ सकीं। कैदे तन्हाई मेरे जहन ने सोचा, ये तो बहुत बुरा हुआ। इन जालिमों ने मुझे इसका मौका भी नहीं दिया कि मैं गुस्ल भी कर सकूं। मुझे जेल में दाखिल होते हुए ये उम्मीद बंधी थी कि मैं यहाँ गुस्ल तो कम अज़ कम कर ही सकूँगा, मगर थानेदार कमबख्त ने इस खबीस जेलर के कान में न जाने क्या फूंका था कि इसने मुझे छूटते ही कैद तन्हाई में डलवा दिया था। जिस्मानी और रूहानी अजियत से मेरा बुरा हाल था। जहन बोझल, जिस्म नडाल, इस पर ये कैदो बंद और सोबतें। क्या मैं यही इसी हाल में सिसक कर मर जाऊंगा? यकीनन ये एक होलनाक मौत होगी। मैं ये सोचकर लर्जा गया। काश सिर्फ एक मर्तबा मुझे इतना मौका मिल जाए कि मैं गुस्ल कर सकूं, फिर मैं इन तमाम तकलीफ़ों से निजात हासिल कर सकता हूँ। खड़े खड़े मेरे पाँव शल होने लगे। मैं नहीं बता सकता कि पाँव की बेड़ियों के बावजूद मैं किस तरह दोनों पाँव फैलाकर बैठने में कामयाब हुआ। एक तरफ मेरी कमर दीवार से लगी हुई थी और दूसरी तरफ सामने वाली दीवार को मेरे पाँव छू रहे थे, लेकिन बेड़ियां पड़े होने के सबब पाँव समेट कर बैठना मेरे लिए नामुमकिन था। इस तरह बैठकर मुझे कुछ सुकून मिला। मेरा थका हुआ जहन बोझल होता गया और इसी हालत में मेरी आंख लग गई। इस काल कोठड़ी में पूरा एक हफ्ता मैंने इंतहाई अज़ियतों और दुखों में गुजारा। मुझे खाने के लिए बदमज़ा बदबूदार शोरबा और इंतहाई ख़राब आटे की रोटी मिलती थी, जिसे मेरा मैदा बामुश्किल हज़म कर पाता था। चाय भी काली और जैसे हफ्तों की पकी हुई मालूम होती थी। गालबन 8वें दिन जब मुझे इस कोठरी से निकाला गया तो मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल था। मुझे वहाँ से निकालकर एक जनरल बारक में मुंतकिल कर दिया गया। इस दिन मेरी हालत इस काबिल नहीं थी कि 2 कदम भी चल सकूं, मगर रैम्बो के डंडे के खौफ ने मुझे मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ा दी। मुझे तवक्को थी कि कम अज़ कम आज मुझसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। मैं बैरक के फर्श पर पूरे एक हफ्ते के बाद सीधा लेट गया। मेरी कमर तख्ता हो रही थी। मैं पूरे 7 दिन न लेट सका था। जैसे ही मैं बैरक के फर्श पर लेटा, मेरी आंखें बंद होने लगी, मगर इसी वक्त किसी ने लात मार कर मुझे उठा दिया। उठो शहजादे, यहाँ तुम्हें हराम की तोड़ने के लिए नहीं रखा गया। यह रैम्बो नहीं था, मगर इसकी काबिल का कोई लगता था। इसके हाथ में भी डंडा था। वो मुझे तकरीबन घसीटता हुआ बारक से बाहर लाया
اور کچھ قیدیوں کے ساتھ پانی بھرنے اور قریبی کیاریوں میں ڈالنے پر لگا دیا۔ یہ صبح 6 بجے کا وقت تھا۔ 6 بجے سے لے کر 11 بجے تک میں گرتا پڑتا پانی کے بھاری ڈول اٹھاتا رہا۔ پھر 11 بجے ہم سب کو کھانا دیا گیا، وہی بد مزہ کھانا۔ اس عرصے میں نے کئی بار کوشش کی کہ پانی سے بھرا ہوا ڈول اپنے جسم پر ڈال لوں، مگر اس میں کامیاب نہ ہوا، اس لیے کہ وہ ڈنڈا بردار سب قیدیوں کے سر پر سوار تھا۔ اس دن بھی مجھے نہانے کا موقع نہیں ملا، لیکن دوسرے دن صبح ہی جب میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ اٹھا تو بیرک کا دروازہ کھلتے ہی کنویں کی طرف لپکا۔ بیرک سے کنویں تک کا فاصلہ میں نے انتہائی بے تابی اور بے صبری سے طے کیا۔ پھر میں نے یہ ضرورت بھی محسوس نہ کی